पराए घर की अमानत। पैदा होने के बाद से ही लड़कियों को कहा जाता है कि वह पराया धन है, पराई अमानत है, उन्हें पराया घर जाना है जो उनका असली घर है। और जब मैं इस घर में आई जिस घर की मैं अमानत थी, तो मुझे अपनाए जाने में सबको बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अपने मायके में सारी ज़िंदगी पराई अमानत रही और अब यहाँ भी पराई हूँ। कौन सा है मेरा असली घर? बिन्नू की सास उसे थोड़ी देर घूरती रही। अपने बदले हुए हालात देखकर बिन्नू की बार बार रुलाई फूट रही थी। देखते ही देखते क्या क्या हो गया था। मायके में उसकी खिलखिलाती हंसी, चुलबुलापन, चहचहाना और वह बचपना, सब कुछ एक ही झटके में खत्म सा हो गया था। लेकिन उसने न जाने कितने सपने संजोए थे और क्या क्या सपने दिखाए थे उसकी सहेलियों ने, उसके घर वालों ने और मिलने वालों ने। जिसे देखो वह यही कहता था, तेरे तो ऐस हो गए बिन्नू, अरे मांग कर लड़की ले जा रहे हैं। राज करेगी राज अपने घर में। नानी की यह आवाज़ उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। विदाई के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो वहां की रस्म वगैरह निपटते निपटते रात के 1 बज गए। थकी हारी बिन्नू इसी प्रतीक्षा में थी कि कोई आकर उससे कहेगा कि जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और बोली, जा सो जा बिन्नू, रात बहुत हो गई है। बिन्नू को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई, पर अपनी सास की आगे की बात सुनकर उसे लगा कि वह उसका यह सुख तो क्षणिक ही था। फिर सवेरे तुझे जल्दी भी उठना है। देख, संजू के बाबा दादी को सुबह 4 बजे उठने की आदत है। उन्हें उठते ही चाय चाहिए होती है। वे लोग तेरे हाथ की चाय पीने की जिद कर रहे हैं। अपने कमरे में आई तो संजू गहरी नींद में सो चुका था। बिन्नू बिना कोई आहट किए उसके बगल में लेट गई। दिन भर सिर झुकाए बैठे रहने की वजह से उसकी गर्दन दुख रही थी। लेटते ही पलकें झपकने लगी। उठ बिन्नू, 9 बज गए हैं, कब तक सोती रहेगी? 2 बार चाय रख कर गई, दोनों बार ठंडी हो गई। दीदी ने उसे झिझोड़ दिया था। अरे सोने देना बेचारी को, आज कौन सा कॉलेज जाना है? पापा की प्यार भरी आवाज़ आई जिसने एक मीठी लोरी का काम किया और बिन्नू चादर मुंह तक ओढ़कर गहरी नींद में सो गई। उसने दीदी की बात पर कोई ध्यान न दिया। सो ले लाडो, जब ससुराल में सास की झिड़की पड़ेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दीदी मुस्कुराती हुई चली गई। मायके में थी तो वहाँ कोई भी उसे 8-9 बजे से पहले नहीं उठाता था। घर में सबसे छोटी होने के कारण कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो चाय भी उसे ही बनानी पड़ेगी, वह भी सुबह 3 बजे उठकर। घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी उसे ही कहा गया। अतीत की बातों को याद करते करते न जाने कब सो गई वह। आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए और सूख कर अपना निशान छोड़ गए। दरवाजे पर जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। ठीक 3 बजे थे। दरवाज़ा खोला तो सामने सास खड़ी थी। बिना कुछ बोले वह चली गई। कितना कठोर लग रहा था उनका चेहरा, जो उसे माँ याद आ गई। उसका रोना फूट पड़ा। दिन भर में यही तो एक समय था जब उसे रोने को मिल सकता था। सारे दिन तो उसको देखने वालों का तांता लगा रहता था। जी हल्का होने उसने वॉश बेसिन में जाकर अपना मुंह धोया। पानी के साथ आंसू भी बह गए। ससुराल में उसका एक और दिन शुरू होने जा रहा था। पिछले 4 दिनों में बिन्नू का बुरा हाल हो गया था। सिर झुकाए बैठे बैठे चारों तरफ तमाम औरतों का जमघट अपनी कचर पचर लगाए रहता था। सवेरे से ही उसे नहा धोकर तैयार हो जाना होता था। बैठक में ज़मीन पर दरी और उस पर गद्दे और तकिए बिछा दिए गए थे। सारी बिरादरी और मोहल्ले की औरतें उसके चारों ओर बैठा दी जाती। सब उसे ऐसे देखती परखती थी मानो बायोलॉजी के क्लास में इकलौते कटे हुए मेढक को देखने पूरी क्लास जुटी हो। बिन्नू कटे हुए मेढक की तरह बिना हिले डुले बीच में सिर झुकाए बैठी रहती। एक एक करके सभी औरतों की बारी आती तो वह बिन्नू के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसे देखती और रुपए पकड़ा जाती। बिन्नू रुपए लेकर उनके पैर छूती और रुपए बगल में बैठी अपनी ननद मंजू को पकड़ा देती। एक दिन दोपहर में सारे मेहमानों के जाने के बाद मंजू बोली, चलो भाभी, कमरे में चल के ज़रा आराम कर लो। कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे से किसी महिला की बड़ी जोर जोर की आवाज़ आने लगी।
अरे बहन जी माफ़ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर हम क्या करें, इतने गैर हो गए कि हमारा 2 मिनट इंतज़ार भी नहीं किया गया। बहू को बिना हमारे देखे ही छुपा दिया। कोई खोट वाली लड़की तो नहीं ले आई। अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। तब तुरंत उसकी सास ने ताकीद कर दी कि बिना उनकी इजाज़त के बहू अपने कमरे में नहीं जाएगी। अच्छा नहीं लगता कि उसे देखने वालों को बेवजह इंतज़ार करना पड़े। मायके में इतनी लाडली थी सबकी कि उसके कहीं भी आने जाने पर किसी की भी रोक टोक नहीं थी। मस्त तितली की तरह उड़ती रह फिरती थी वह सब जगह, और यहाँ अपने कमरे में जाने के लिए भी सास की आज्ञा की आवश्यकता है। तितली के पर काटने पर उसे कैसी तकलीफ़ होती होगी अब पता चला बिन्नों को। पड़ोस की चक्की ताई अगले दिन आई थी। 5-6 औरतों के बाद उनका नंबर आया। जैसे ही उन्होंने बिन्नों का घूंघट हटाया, अपनी काँय काँय वाली आवाज़ में बिन्नों की सास को उमेटना शुरू कर दिया। अरे वाह, हमको तो पता ही न था कि मुँह दिखाई में मुँह के अलावा भी कुछ और देखना है। यहाँ सब कुछ उड़ेले बैठी है। हम बुढ़ियों को ही बुलाना था तो इतने इतने खुले गले का ब्लाउज पहनाने की ज़रूरत क्या थी। फिर बुआ सास की ओर मुँह करके बोली, इसे ज़रा कंट्रोल में रखना या तुम सबको उंगली पर नचा दे। बिन्नों बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य उसकी तारीफ से बोलेगा, पर कोई कुछ न बोला। अगले दिन सवेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। बुआ जी और उनके पीछे बिन्नों की सास खड़ी थी। दोनों धड़धड़ाती हुई कमरे के अंदर आ गईं। बिन्नों, तुम्हारे पास कोई ऊंचे गले का ब्लाउज नहीं है? बिन्नों की बुआ सास उसकी अलमारी पर नज़र मारते हुए बोली। है बुआ जी, एक वो साड़ियों के साथ है। ठीक है, तो आज वही पहनकर नीचे बैठक में आओ। कहते हुए बुआ जी ने कड़ी नज़र से संजू की माँ की ओर देखा, मानो कह रही हो कि तुम भी तो कुछ डांटो। बिन्नू की सास ने आदेश पारित किया, और आगे से भी ध्यान रखना कि ब्लाउज ऊंचे गले वाली और ढकी हुई हो। सासू जी बिन्नू को आदेश देकर अपना कठोर चेहरा लेकर नीचे चली गई। बिन्नू डबडबाई आंखों के धुंधलेपन में अपनी साड़ी ब्लाउज टटोलने लगी। दादी, मैं अपनी जीन्स स्कर्ट वगैरह भी रख लूँ? शादी के समय अपने सामान की पैकिंग करते समय पूछा था बिन्नू ने। जवाब नानी ने दिया था, वह लोग कह गए हैं कि तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। जैसी मंजू वैसी ही तू। मंजू तो यह सब पहनती है, और वह तो तुझसे 3 साल बड़ी भी है। ले जा, साड़ी की तुझे आदत ही कहाँ है। वाकई साड़ी तो उसने एक ही बार पहनी थी। सारी सहेलियों ने तय किया था कि दीदी की शादी में सब साड़ियाँ ही पहनेंगी। साड़ी पहनकर जब वह बाहर निकली थी तो सब ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसके पापा तो उसे देखते ही रह गए थे। नानी से बोले थे, देखो माँ कितनी बड़ी लग रही है अपनी बिन्नू, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। बिन्नू ने तुरंत जाकर शीशे में स्वयं को निहारा और दीवार पर टंगी हुई माँ की तस्वीर से अपना मिलान करने लगी। पापा सही कह रहे थे, अगर वह साड़ी पहने हुए अपनी फ़ोटो माँ की फ़ोटो के बगल में लगा दे तो दोनों एक सी लगेगी। अंतर केवल एक ही होगा कि माँ की फ़ोटो पर माला टंगी थी। दीदी की जयमाल के समय वह जब दीदी के साथ चलकर मंच तक आई तो संजू की नज़र उस पर ठहर सी गई। सुना है घर जाकर उसने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो बिन्नों से ही। तब संजू के माँ बाप बिन्नों के घर रिश्ता लेकर आए थे। बिन्नों के पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमारे अहोभाग्य जो आप लोग हमारे घर तक आए, पर लड़की तो अभी 11वीं में पढ़ रही है, अभी बहुत छोटी है। बिन्नों की सास ने उनकी बात काटी। हमारे बेटे ने आज तक जिस खिलौने पर भी हाथ रखा वह घर में आ गया। फिर यह तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी जीवन संगनी है और हमारे घर की लक्ष्मी भी। जब उसने पसंद कर ली है तो लड़की तो हमारी हुई, हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। पापा ने फिर कहा, देखिए अभी बड़ी की शादी करके निपटा हूँ, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं है। एक तो सबसे छोटी और फिर बिन माँ की बच्ची। इस बेचारी को तो कुछ भी नहीं आता, न घर संभालना न खाना पकाना है। यह बेचारी तो ठीक से साड़ी भी नहीं बांध पाती है। उसकी आप चिंता न करें। संजू की मम्मी ने बीच में ही टोका, भगवान की दया से घर संभालने और खाना वगैरह बनाने के लिए नौकर चाकर हैं।
हमारे घर में, इसको तो रसोई में कदम भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही साड़ी वगैरह की बात, तो जैसी हमारी मंजू वैसी ही बिन्नो। और फिर आजकल तो लड़कियां जीन्स पैंट में घूमती हैं। मंजू के जाने के बाद यही तो उसकी कमी पूरी करेगी। पापा ने कितना समझाया था, पर उनकी एक न चली। वे रिश्ता पक्का करके चले गए। जाते जाते बिन्नो की सास दोबारा कह गई थी, भाई साहब चिंता मत करिए, बिन्नो बिल्कुल मंजू की तरह रहेगी। यह सब ढकोसला था क्या? बिन्नो को तो खुले गले का ब्लाउज पहनने से भी मना कर दिया गया। फिर वह जीन्स या स्कर्ट के सवाल को तो भूल ही जाए। बिन्नो ने डबडबाई आंखों से नीली जरी की साड़ी और ऊंचे गले का ब्लाउज निकाल कर पहना और नीचे आ गई। फिर वही बायोलॉजी का मेढक और पूरी की पूरी क्लास। उस दिन सिर्फ फ़र्क केवल इतना था कि क्लास में चेहरे कुछ नए थे। वह कटे मेढक की तरह निर्जीव सी बैठी रही और मशीन की तरह पैर छू छू कर रुपए मंजू को पकड़ाती रही। उसके अंदर ही अंदर रुलाई के बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। क्या सुहाने दिन थे मायके के। और अब क्या हो गया? उसका जी चाह रहा था कि सब लोग थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाए, उसे अकेला छोड़ दे, जिससे वह जी भर के रो ले, जैसे वह छुटपन में माँ की गोद में छुपकर रोती थी। एक बार माँ की गोद में घुस गई तो मानो सारी दुनिया विलीन हो गई और वह अकेली हो गई। घूंघट के अंदर ही उसकी रुलाई निकल पड़ी। इससे पहले कि अगली औरत मुंह दिखाई के लिए आ पाती, बिन्नो ने जल्दी से रुमाल घूंघट के अंदर ले जाकर आंसू पोंछ लिए। पास ही बैठी मंजू ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना भाभी? बिन्नो ने बहाना बना दिया, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। बिन्नो की सास को बताया गया तो तुरंत आदेश हो गया कि मंजू बिन्नो को उसके कमरे में ले जाए। कमरे में पहुंचकर बिन्नो को बड़ी राहत मिली। मंजू ने उसका घूंघट हटाकर उसे लिटा दिया और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर दबाने लगी। रहने दो दीदी, अभी ठीक हो जाएगा। दोनों बातें करने लगी। धीरे धीरे बिन्नो का ध्यान बटा तो उसका जी हल्का हो गया। धीरे धीरे दोनों की बातों का दायरा बढ़ता गया। अपने अपने कॉलेज की बातें, सहेलियों के किस्से, फिल्मों की बातें, न जाने क्या क्या बातें होने लगी। वक्त का पता ही न चला। ना ही बिन्नो को यह ध्यान रहा कि वह अपने ससुराल में है। अचानक बात करते करते मंजू ने चक्की ताई की नकल उतारी। बिन्नो का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। उसके ठहाके उसके कमरे से होते हुए शायद नीचे तक पहुंच गए, जिसका पता तब चला जब बुआ जी दहाड़ी। देखो तो कैसे खी खी कर रही हैं मुंह फाड़ के। इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में मेहमान बैठे हैं। किसने कहा था भाभी, यह 1.5 बित्ते की लड़की उठा लाने को? घर वालों ने जरा भी तमीज़ नहीं सिखाई। बिन्नो की हंसी को ब्रेक लग गया। उसे ध्यान आया कि वह अपने ससुराल में है, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसकी सास ऊपर आ चुकी थी। आते ही उन्होंने मंजू को डांटा, क्या खीखी लगा रखी है? तुझे बिन्नो को आराम कराने के लिए भेजा था। ऐसे भी भला ऐसा जाता है कि पूरा मोहल्ला सिर पर उठा ले। डांट तो मंजू को पड़ी थी, पर बिन्नो जानती थी कि निशाना वही थी। सास अपना कठोर चेहरा लेकर वापस चली गई। मंजू भी माँ की डांट खाकर खिसक ली। बिन्नो को मायके की याद आ गई। एक दिन उसने घर भर से रूठकर मौन व्रत धारण कर लिया था। न सिर्फ पूरा घर बल्कि मोहल्ले की कुछ पड़ोसनें भी आ गई थी, यह पूछने की आज बिन्नो घर पर नहीं है। क्या उसकी हंसी नहीं सुनाई पड़ी? पापा ने ऑफिस से आते ही पूछा, तेरी तबीयत तो नहीं खराब है? आज तेरे ठहाके नहीं सुनाई पड़ रहे। नहीं, ठीक हूँ। तो फिर बेटा हर समय हंसती रहा ही कर। तेरी हंसी की आवाज़ बंद होती है तो मुझे घबराहट होती है कि कहीं तू बीमार तो नहीं है। एक मेरा पीहर था जहाँ मेरी हंसी की इतनी कदर थी, और एक यहाँ अकेले कमरे में वह फूट फूट कर रोने लगी। आखिर छोटी सी बच्ची ही तो थी बिन्नो। इतने अजनबियों के बीच में किससे कहे वह अपने मन की व्यथा। सभी नए लगते थे और पराए भी। संजू पर भी कितना विश्वास करे। कहीं उसी ने मम्मी से जाकर शिकायत कर दी तो घर पर फ़ोन करेगी तो वहाँ सबको तकलीफ़ होगी। कितनी हिम्मत बंधा कर भेजा था सबने। तू जिस घर की अमानत है उसी घर में जा रही है। उस घर में तुझे माँ मिलेंगी। अब वहीं तेरी माँ है। ऐसी भी कहीं माँ होती है? बिल्कुल पत्थर। पहले तो कितनी बढ़ चढ़कर बातें करती थी और अब मेरे पापा को भी बुद्धू बनाया। बिन्नो रोते रोते सो गई। शाम को 5 बजे आँख खुली तो उसका सिर भारी हो रहा था। ससुराल, शादी, पति, सासू माँ, नया घर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे। अपने
सहेलियां अपनी आज़ादी याद आने लगी। ऐसी तबीयत अगर उसके घर में हुई होती तो उसने पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया होता और पूरा मोहल्ला ही उसकी तीमारदारी में लग गया होता। उसका मन हो रहा था कि वह किसी तरह उड़कर अपने घर पहुंच जाए, पर अभी तो उसे अपने घर जाने में 1 हफ्ता बाकी था और फिर वह चली भी गई तो कितने दिन रह लेगी वहाँ, हमेशा के लिए तो नहीं ना। कितनी अजीब बात है, लड़कियों के लिए अपने घर में वह उम्र भर पराए घर की अमानत रहती हैं और जिस घर की अमानत है वहाँ पराई जैसी लगती हैं। दरवाजे पर खटका सुनकर वह पलटी तो देखा सास खड़ी थी। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, नप्पा तुला जवाब दिया बिन्नों ने। एक तो नई बहू और फिर छोटी उम्र की होने के कारण वह डरती थी कि कहीं मुंह से कोई गलत बात न निकल जाए। सास ने उसका चेहरा देखा तो चौंक गई। अरे तेरी आंखें तो सूजी हुई हैं, तू रोई थी बेटा? ससुराल में अपने लिए पहली बार बेटा शब्द सुनकर बिन्नों की थोड़ी हिम्मत बंधी। बहुत रोकते हुए भी उसका 4 दिन का दबा हुआ उबाल उनके ओंठों पर आ ही गया। उसने रूंधे गले से कहा, माँ एक बात पूछूं? पूछ। पैदा होने के बाद से ही लड़कियों को कहा जाता है कि वह पराया धन है, पराई अमानत है, उन्हें पराए घर जाना है तो उनका असली घर है। और जब मैं इस घर में आई, जिस घर की मैं अमानत थी, तो मुझे अपनाए जाने में सबको बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अपने मायके में सारी ज़िंदगी पराई अमानत रही और अब यहाँ भी पराई हूँ। कौन सा है मेरा असली घर? बिन्नों की सास उसे थोड़ी देर घूरती रही, कुछ न बोली। शायद माँ के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, या मैंने ही कुछ गलत पूछ लिया, बिन्नों ने घबरा कर सोचा। बिन्नों की सास बिना कुछ बोले उसकी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैंने अलमारी से तेरे कपड़े निकाल दिए हैं, यही पहनकर नीचे आ जाना। उसकी सास इतना आदेश दे कमरे से बाहर निकल गई, इसके अलावा कुछ न बोली। उनका चेहरा और कठोर हो गया था। सीढ़ी सीधी ड्राइंग रूम में उतरती थी। बिन्नों ने जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखा, सारे मेहमानों की सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई। सफ़ेद जीन्स और काली टी शर्ट पहने हुए नीचे उतर रही थी। खुले बालों में वह एकदम बच्ची लग रही थी। सबसे पहले बुआ जी ही दहाड़ी, अरे भाभी देखो तो अपनी लाडो। इससे पहले कि बुआ जी आप लोगों का ख्याल करके मन महसूस कर रही, पलट कर कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने बहू बना कर रखा उसे, पर मैं बेटी लाई थी घर में, बहू नहीं। अगर आप सबके बहू के अरमान अभी भी बाकी हैं तो मैं अभी ज़िंदा हूँ। आप लोग अपने अरमान मुझ पर निकाल सकते हैं या अपने अपने घर में अपनी बहुओं पर निकाल लें। मैं हूँ आपकी बहू या नहीं, यह मेरी बहू है, इस पर मैं अपने अरमान निकालूंगी, जैसे चाहूँगी वैसे रखूँगी। और मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि यह मंजू की जगह आई है और मंजू की तरह ही रहेगी, बहू की तरह नहीं। बिन्नों इस घर की अमानत थी और अपने घर में आ गई है। पूरी बात एक सांस में कही गई थी। सब सहम गए थे। किसी के मुंह से कोई भी फूल नहीं फूट रहे थे और बिन्नों की खुशी का तो कोई पारावार ही न था। वह समझ गई थी कि 4 दिनों से सासू माँ की कठोरता मेहमानों के व्यवहार के लिए थी, उसके लिए नहीं। वह दौड़कर उनसे लिपट गई। धन्यवाद।